होत आहे, कर चालू. तर आपण जेव्हा कोड ब्लू केलं तेव्हा आपण तसंच अटेन्शन 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 कोड ब्लू ICU कोड ब्लू ICU मेल पेशंट बेड 3 असं आपण त्या पद्धतीत केलं. त्या सगळ्यामध्ये एक सिस्टर लीड घेते आणि त्या सिस्टरनी सगळं डॉक्युमेंट सुद्धा करत राहायला पाहिजे टाइम टू टाइम की कुठल्या वेळेला आपलं रेस्पिरेशन किती होतं. म्हणजे आपण जेव्हा रिवाइव्ह करतोय, जेव्हा आपण टाइम ऑफ स्टार्ट इनिशिएशन ऑफ रिस्पॉन्स होतं ते टाइम नोट केलं. त्याच्यानंतर आपण हेल्प मागवली तोपर्यंत किती कंप्रेशन झाले, असे किती सायकल्स केले, तोपर्यंत डॉक्टर अराईव्ह. त्याच्यानंतर त्यांनी एखादं इंजेक्शन एपिनेफ्रिन दिलं, एड्रेनालिन इंजेक्शन रिपीट केलं. मग ते फर्स्ट इंजेक्शनचं टाइम, सेकंड, म्हणजे हे डॉक्युमेंटेशन सायमल्टेनियसली करायचंय. आणि त्याच्यानंतर मग जर त्यांनी डिफिब्रिलेटर आणि क्लिअर ऑल करून जूल्स दिले तर तेही आपण घ्यायचंय. कारण जेव्हा आपल्याला कार्डियक ऍक्टिव्हिटी दिसते मग ते टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आपण नोट करायला पाहिजे. त्या वेळेला आपण थांबवतो. मग नाव आपण कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये डिफिब्रिलेटर आहे असं करा, नसेल तर असं करा. ओके, सगळ्यांच्या ओटी मध्ये डिफिब आहे. घरी गेले ना. ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आता नेक्स्ट आपला आहे कोड रेड. आता बरेच कंडिशन झाले, काही हॉस्पिटल्स मध्ये फायर लागली होती. मग असं आपण बघितलं होतं. तर आपण अशी एक कंडिशन बघतोय ज्याच्यामध्ये फायर लागली होती. तर मग कसं त्यांनी इव्हॅक्युएट केलं आहे विदाउट पॅनिक ते आपण बघू. तर इकडे असं स्मोक डिटेक्ट झालं या सिस्टरला जाताना. तर पॅन्ट्री किंवा आपलं ह्या सिस्टर सांगत आल्या आहेत कोड रेड. तर त्यांनी पॅन्ट्री कोड रेड किंवा ICU कोड रेड किंवा जिकडनं स्मोक डिटेक्ट झाला, ऐकलं का? हो, ऐकू येत आहे क्रांती. सो तिने अनाउन्स केलं कोड रेड आणि ही सिस्टर लगेच एक तिकडलं लोकल घेऊन आली आणि स्प्रे केला तिने. आता हा कोड रेड ऍक्टिव्हेट झाल्यानंतर असा फायर अलार्म पण काही काही हॉस्पिटल्स मध्ये असतो, तो केल्यानंतर, आणि हा स्प्रिंकलर, वॉटर स्प्रिंकलर हा पण बऱ्याचशा हॉस्पिटल्स मध्ये असतो. स्पेशली मल्टी स्टोरीड किंवा 2-3 मजली इमारत असेल तर बऱ्याच हॉस्पिटलमध्ये आता हा फायर स्प्रिंकलर पण असतो. म्हणजे पाण्याची टाकी याला कनेक्टेड असते आणि डायरेक्ट याच्यातून पाण्याने आग विझवता येते. आता एक जण आग विझवण्याचा प्रयत्न करतो आहे, तोपर्यंत दुसऱ्याने काय केलं, त्या रूम मध्ये असलेल्या किंवा आगीच्या जवळपास असलेल्या पेशंट्सना हलवायला किंवा इव्हॅक्युएट करायला सुरुवात केली. आता काही काही पेशंट चालत पण येऊ शकतात, त्यांना चालत नेऊ शकतो. काही पेशंट्सना व्हीलचेअरवर नेऊ शकतो किंवा स्ट्रेचरवर, जसा पेशंट आहे त्या पद्धतीने त्यांनी इव्हॅक्युएशन करायला सुरुवात केली. क्रांती, अजून एक दुसरा छोटा व्हिडिओ आहे आपल्या इथल्या मुंबईतल्या एका छोट्या नर्सिंग होमचा, तो पण छान आहे. तो हा दाखवलाच तरी चालेल. हे कसं ना, मोठं हॉस्पिटल आहे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, हे यांच्याकडचं इव्हॅक्युएशन आहे. पण बऱ्याच हॉस्पिटल्समध्ये स्मॉल असा सगळा स्प्रिंकलर वगैरे नसतो, तरी पण त्यांनी किती चांगल्या पद्धतीने आग लागल्यावर पेशंटला बाहेर काढलाय बघ. तुम्ही सगळेजणी जर युट्यूबवर गेलात आणि युट्यूबवर हा पण छान आहे, कोड रेड व्हिडिओ असं केलं ना तरी सुद्धा तुम्हाला सुद्धा बघायला मिळतील छोट्या हॉस्पिटल मधले हे व्हिडिओज. सो हे आपल्या मुंबईतलंच हॉस्पिटल आहे, मला वाटतं मालाड मधलं का मुलुंड मधलं, आणि त्यांनी एक असा मॉक ड्रिल केला आहे. ही सिस्टर रूम मध्ये आल्यानंतर तिला एकदम लक्षात आलं की आग लागली आहे. तर एका सिस्टरने इन्फॉर्म केलंय, फायर ब्रिगेडला कॉल केलेला आहे आणि सगळ्यांना इन्फॉर्म केलं. सगळी लोक आपली फायर सेफ्टीचे प्रोटोकॉल फॉलो करायला. फर्स्ट इज इव्हॅक्युएशन प्लॅन असायला पाहिजे आपल्याकडे, आणि आपल्याकडे सेफ्टी मूव्ह करायला एक असेंब्ली पॉइंट असतो, त्यात एक फायर एक्झिट असतं प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये. तर जिकडनं आपल्याला फायर एक्झिट मधून जाऊन असेंब्ली पॉइंटला सेफली इव्हॅक्युएट करायचंय. तर त्यांनी जे पेशंट्स व्हीलचेअर वरून नेऊ शकतो, जे ट्रॉलीवरून, ज्या प्रकारे अँब्युलेटरी असतील त्या प्रकारे आपण त्यांना इव्हॅक्युएशन, आणि तुम्हाला इकडे एक्झिट प्लॅन दिसला होता का,
त्या दरवाजाच्या मागे, तर प्रत्येक रूमच्या मागे किंवा प्रत्येक जागोजागी असे फायर एक्झिटचे एरोज वरून आपण दाखवतो. आणि जसे आता सगळे इव्हॅक्युएट होत आहेत, मग आपण त्यांचं हेड काउंट घेतोय की आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. हा एक लास्ट बघा, हा जर व्हीलचेअर पण नाही आहे आणि स्ट्रेचर शिडीवरनं जाऊ शकत नाहीये, तर अशा पेशंटला त्यांनी सरळ ब्लँकेट इव्हॅक्युएशन म्हणतात. म्हणजे ब्लँकेटमध्ये धरून फरफटत सुद्धा ओढत नेऊ शकतात पेशंटना, आणि किंवा 4 जण अशी एखादी जाडी ब्लँकेटमध्ये घालून आपण नेऊ शकतो पेशंटना. सो ह्या इव्हॅक्युएशनच्या पद्धती आहेत. आणि खूप धूर असेल तर काही दिसत नाही, आपल्या एकीने जाऊन हा ऑक्सिजन पण बंद केला लगेच, आग पसरू नये म्हणून. आता सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये हे असं घातलेले लोक नसतात, आपल्यापैकीच कोणी ना कोणीतरी हे सगळ्यांना जमलं पाहिजे. कसं केलं आहे, फायर एक्सटिंग्विशर वापरून त्यांनी आग विझवली. एक सिस्टरने जाऊन डॉक्युमेंट्स कलेक्ट केले पटकन पेशंटचे फाईल्स, आणि दुसऱ्या सिस्टरनी सगळे इक्विपमेंट्स स्लोली बाहेर काढायला सुरू केली. सोनोग्राफी, लॅप्रोस्कोपी, हे सगळी महागाईची इन्स्ट्रुमेंट पटपट त्यांनी सेफ जागेवर नेली. आता धूर असताना जेव्हा जाता येत नाही, तेव्हा अशा पद्धतीने नेहमी रांगत बाहेर पडावं असं आहे. कारण धूर हा नेहमी वर जातो, त्यामुळे आपल्याला वरती धूर दिसतो पण जमिनीपाशी धूर नसतो. म्हणून जर गुडघ्यांवरनं गेलं तर आपल्याला रस्ता कुठे आहे ते दिसतं. आता त्यांनी बघितलं की सगळे प्रेझेंट आहेत, कोण बाथरूम मध्ये किंवा असं कुठल्या ठिकाणी एखादी राहिली तर नाही ना. मग ते आपल्याला पूर्ण हेड काउंट मध्ये सगळे पेशंट्स आले की नाही, सगळे स्टाफ मेंबर्स, हॉस्पिटल डॉक्टर्स, सिस्टर्स बाहेर इव्हॅक्युएट झाले की नाही, मग त्यांना एज्युकेट केलं. तर अशा प्रकारे त्यांनी कंटेन केली. तर मग आपल्याला माहिती असायला पाहिजे की फायर एक्सटिंग्विशर एक्झॅक्टली कसं यूज करायला पाहिजे. तर मग मॅम रेस पास दाखवू? दाखव ना. रेस पास पुढे नाही, हा नाही, पुढे बॅक. एक मिनिट, मी मिनिमाइज केलेलं आहे पण. फायर एक्सटिंग्विशर सगळ्यांकडे आहेत का? सगळ्या हॉस्पिटल्स मध्ये आहेत? येस मॅडम. येस, व्हेरी गुड. प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये किती फायर एक्सटिंग्विशर आहेत? 1, 2, 3, 4 किती आहेत? माझ्या हॉस्पिटलमध्ये 6 आहेत. आमच्याकडे 5 आहेत. 5 आहेत. आणि सगळ्यांना माहितीये तो कसा वापरायचा असतो फायर एक्सटिंग्विशर? हे बघा, आमच्याकडे 6 आहेत. शाबास. त्यांनी स्टेप 1 मध्ये फायर लागली हे समजल्यावरती एक्झिट कडे धावला. आता त्यांनी 6 to 8 फीट अंतर ठेवून त्याला पाईप लावलेला आहे. आपलं सीज फायर असतं, त्याच्या नॉझल वरून त्यांनी पाईप लावलाय, पिन पुल केलीये, म्हणजे आपल्याला हे वरती खालती करता येतं. मग त्याला स्क्वीज करून आपण पूर्ण फायर कंटेन करण्याकरता कार्बन डायऑक्साईड रिलीज केलाय. आणि आता स्वीप मुवमेंट मध्ये डायरेक्शन असं करत सगळी फायर एक्सटिंग्विश केली. फॉरवर्ड, बॅकवर्ड, लेफ्ट टू राईट. अशा प्रकारे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे की ते फायर एक्सटिंग्विशर कसं यूज करायचं. त्याच्यावरती एक्सपायरी तर झाली नाहीये ना, आपला रेग्युलर AMC कॉन्ट्रॅक्ट त्यांच्या बरोबर अॅन्युअल मेंटेनन्स रिन्यू केलाय की नाही, मग हे सगळं आपल्याला माहिती असायला पाहिजे टाइम टू टाइम. तर ही आपली प्रिपेअर्डनेस राहते. मॉक ड्रिल आपण करायचं, म्हणजे ते मुलुंडच्या हॉस्पिटलने युट्यूब वरती अपलोड केलाय, तसं आपण सुद्धा आपल्या हॉस्पिटलचा एक मॉक ड्रिल करून अपलोड करू शकतो. व्हेरी गुड. आपण सगळेजण आपल्या आपल्या ग्रुपमध्ये तरी अपलोड करूया, युट्यूब जाऊ दे. की कसं करायचं, आधी पिन काढायची, मग स्क्वीज करायचं, डायरेक्शन त्या फायरच्या बेसला करायचं, आणि मग हलवून तो पूर्ण आग विझेल असं बघायचं. सो हे सगळं सगळ्यांना फायर एक्सटिंग्विशर्स असले तरी वापरायचे कसे हे माहिती पाहिजे, नाही तर उपयोगच नाही. ओके, सो हे आपले सगळे आजचे सेफ्टी ड्रिल्स झाले. सरळ पुढे जाऊ शकतेस क्रांती. हे आपलं रेस्क्यू असतं. रेस
पास याचा फुल फॉर्म आपण काय केलं, रेस्क्यू केलं पेशंट लोकांना आणि सेफ जागेवरती सिक्युअर केलं. अलार्म रिंग केला आणि आपण फायर एक्सटिंग्विशर आणि फायर ब्रिगेडला इन्फॉर्म केलं. फायर कंटेन करण्यासाठी आपण ऑक्सिजन सिलेंडरची पण त्यांनी टॅप बंद केली आणि सगळे गेट्स बंद करून बाकी एक्सटिंग्विश करण्याचं स्वीप करून पाईप लावून पूर्ण डायरेक्ट केलंय तिकडे, एम केलं. तर मग त्यांनी पिन पुल करून एम केलं, स्क्वीज आणि स्वीप केलं. मग आपल्याकडे असे काही सेफ्टी मेजर्स असायला पाहिजे, जसं की इमर्जन्सी एक्झिट किंवा असे आपल्या सायनेजेस असायला पाहिजे. इमर्जन्सी असेंब्ली पॉइंट कुठे आहे, कुठल्या दिशेने आपण धावायचं आहे, म्हणजे आपण हेल्टर स्केल्टर कुठेही धावणार नाही. तर आणि ते जे फायर एक्झिट असतं ते कधी ब्लॉक नसायला पाहिजे. तर दीज आर फ्यू प्रिकॉशन्स जे आपण या वेळेला रेड कोड मध्ये आपल्याला यूजचे असतात. तर आपण काय काय मॅम कंटिन्यू करू. हॅलो, एम आय ऑडिबल? येस मॅम. सो आय कंटिन्यू मॅम, मी कंटिन्यू. तर आपण काय करायला पाहिजे, आपण किचनची सेफ्टी म्हणजे प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये पॅन्ट्री असते किंवा आपल्या ऑक्सिजन सिलेंडरचं कधी लिकेज नाहीये हे सगळे आपण चेक करायला पाहिजे. इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स आणि वायर्स, मग आपलं जे कॉन्ट्रॅक्ट झालंय, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिळालंय, तर ते आपण रिन्यू पण करायचे आणि आपले मॉक ड्रिल्स पण त्यांच्याकडून कधी कधी हेल्प घेऊन एज्युकेट करायचे आपल्या स्टाफ आणि सब स्टाफना. कारण आपले स्टाफ खूप वेळा चेंज पण होऊ शकतात आणि कधी कधी कोण सुट्टीवरती गेलं असेल आणि त्यांना नॉलेज नसेल तर आपण त्यांना अपडेट करतो. कुठेही स्मोकिंग असेल तर स्मोक डिटेक्टर अलार्म्स लावून घ्यायचे आणि एक्सटिंग्विशर्स ची एक्सपायरी नाही झाली ते आपण बघायचं. तर आपल्याला मेन कुठल्या रिजन्स मध्ये असतं हे, म्हणजे आपल्या हॉस्पिटलचा सर्वे घेऊन किती एरिया आहे आणि किती त्यांनी अलॉट करायला पाहिजे. म्हणजे आता जर किती 15 बेडचं हॉस्पिटल असेल तर साधारण 4 सीज फायर एक्सटिंग्विशर ते लावून ठेवतात. जर कधी मोठं हॉस्पिटल असेल तर प्रत्येक फ्लोअर वरती 2 किंवा किती मोठी जागा असेल त्याच्याप्रमाणे ते अलॉट करून माउंट करून ठेवतात. तर त्याच्याकडे आपले सायनेजेस, डिस्प्लेस, इलेक्ट्रिक वर्क, सिव्हिल वर्क आणि सेफ्टी स्टाफच्या एज्युकेशन आणि पेशंट सेफ्टीच्या दृष्टीने इन्स्पेक्शन राऊंड्स असायला पाहिजे की आपल्याकडे कुठेतरी काय कमी असेल तर ऍक्शन पॉइंट घ्यायला पाहिजे. तर आपलं कोड ब्लू झालेलं आहे. तर मग आपल्याला आता काय समजतं की ह्याच्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आपलं सगळं सिस्टम व्यवस्थित जाण्यासाठी आपल्याला काही रेकॉर्ड्स मेंटेन करायला पाहिजे. मी शेअर. तर काय काय रेकॉर्ड्स असे आपण आपल्या हॉस्पिटल्स मध्ये ठेवतो, सगळे सिस्टम मला एक एक करून रेकॉर्ड सांगा किंवा चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. तुम्हाला काय वाटतं असे कुठले रेकॉर्ड्स इम्पॉर्टंट आहेत आपल्यासाठी? सगळ्यांना ऐकू येत आहे ना? पूर्वा? येस येस, आय एम ऑडिबल. युअर व्हॉइस इज क्लिअर. मग आता कोणतरी सांगेल का? कल्पतरू हॉस्पिटल, ऑर्किड हॉस्पिटल, तुम्हीच नेहमी आन्सर करतात. अल्मा सिस्टर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहितात, तुम्ही आन्सर करू शकतात अनम्यूट करून. असे आपले डॉक्युमेंट्स असतात ना आपल्या लेबर रेकॉर्डचं. सगळ्यात आता हल्लीच आपण शिकलो तर कुठला डॉक्युमेंट होता आपण चार्ट करायला आपल्या कृतिका मॅडमनी शिकवलं होतं? ऍडमिशन पेपर. एक ऍडमिशन पेपर असतो. व्हेरी गुड. मग ओटी बुक. हा, ओटी रजिस्टर. ओटी सगळे रजिस्टर, एक एक सगळे रजिस्टर, एक ओटी रजिस्टर, इंडोर रजिस्टर, आपला एमटीपी रेकॉर्ड, हे सगळे रजिस्टर झाले. आता एक एक आपण कंडिशन घेऊ, जसं की पेशंट लेबर मध्ये, तर लेबर डिलिव्हरी पेशंट आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला कुठले कुठले पेपर्स आहेत? ऑन ऍडमिशनचा पेपर तर झाला, पेशंटचं एनएसटी असतं, पेशंटचं पार्टोग्राम चार्ट करतो आपण. व्हेरी गुड. पार्टोग्राम हा एवढा इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आहे ना की एवढं मेडिकल लिगल इम्पॉर्टन्स आहे त्याला. सगळ्यांनी आपल्या हॉस्पिटलमध्ये पार्टोग्राम चार्ट करायचा आणि नुसतं चार्ट करायचं नाही, पेशंटचं तेव्हाचं तेव्हा अप टू डेट करायचं. त्याच्यानंतर डेली राऊंड्स असतात तर ते पेपर. कोणाचा तरी आवाज येतोय, प्लीज म्यूट करा. तर आपले पार्टोग्राम असतं, मग राऊंड्स होतात, तर डेली
मदरचे राउंड्स असतात, पीडियाट्रिक राउंड्स असतात. तर आपण पोस्टपार्टम कंडिशन ऑफ द मदर कशी आहे, पोस्टपार्टम न्यूबॉर्नचे कंडिशन कसं आहे, प्रत्येक केस स्टार्ट करायच्या आधी आपण चेकलिस्ट ठेवतो. आपल्याकडे चेकलिस्ट आहेत का सगळ्यांकडे? कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये नसेल तर आपण ठरवलं होतं की काही चेकलिस्ट प्रत्येक पेपर अटैच करतो आणि काही चेकलिस्ट अपन डिस्प्ले करतो. कोई चेकलिस्ट कैसे रहता है कि एक ही चेकलिस्ट हमें बहुत सारे पेपर्स नहीं जमा करना पड़े, इसके लिए चेकलिस्ट एक डिस्प्ले करके रखते हैं. बाकी सारे चेकलिस्ट हम लोग पेशेंट की, सो दैट वी नो कि ये पेशेंट के लिए हमने बिफोर सेंडिंग पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर हमने ये शेविंग किया है क्या, फ्री ऑफ मेडिकेशन दिया है क्या. सबसे इम्पोर्टेंट पेपर कौन सा है? कंसेंट पेपर लिया है क्या? कंसेंट कैसी होनी चाहिए? कंसेंट पेपर दो लैंग्वेजेस में लेना है. फिर उसके बाद पेशेंट को अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना है. फिर उसके ऊपर सर्जन का सिग्नेचर लेना है. एनेस्थेटिस्ट का भी सिग्नेचर आता है. सब लोग एनेस्थेशिया कंसेंट लेते हैं क्या? हाँ घेतो मैडम. हाँ, वेरी गुड. अगर किसी ने नहीं लिया हो तो वो एक्शन पॉइंट है कि हमें वो स्टार्ट करना है. सबके हॉस्पिटल में 2 भाषा में है क्या कंसेंट? हो मैडम आहे. तो ये जो 2 भाषा है, अगर आप लोग इंग्लिश में एक लेते हो तो जो भी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि हम लोग हिंदी में ले सकते हैं या मराठी लैंग्वेज है महाराष्ट्र में तो वैसा ले सकते हैं. अगर साउथ में है तो साउथ इंडियन भाषा में होना चाहिए. अगर हम लोग नॉर्थ में है तो वो नेटिव की भाषा में एक कंसेंट होना चाहिए. तो वो एक कंसेंट पेपर. फिर हमारा डिस्चार्ज का भी चेकलिस्ट रहता है. तो पेशेंट को सारे मेडिसिन दिए है कि नहीं, ट्रांसफर समरी और डिस्चार्ज के टाइम पे पेशेंट का कंडीशन क्या है ये लिखना बहुत जरूरी है. पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट को कौन से मेडिसिन दिए हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन किया है कि नहीं. तो ये सब रिकॉर्ड सिस्टम अपने हॉस्पिटल में बराबर होना चाहिए. तो ऐसे कंडीशंस है जिसमें हमने क्या देखा कि कोई एक पेशेंट XYZ ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी. लास्ट मिनट का कॉम्प्लिकेशन के कारण उसका सिजेरियन सेक्शन बोला. फिर बाद में रिलेटिव्स तैयार नहीं थे, कोई कारण से लेट, बेबी डिड नॉट क्राई आफ्टर बर्थ. तो बेबी का स्टिल बर्थ हो गया. तो फैमिली मेंबर्स ने बहुत हंगामा किया. फैमिली मेंबर्स ने वायलेंस स्टार्ट किया और स्यू करने का धमकी दिया. लेकिन एक स्मार्ट सिस्टर ने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स नोट किए थे, सारा टाइम टू टाइम उसने सब मेंटेन किया हुआ था. पार्टोग्राम से लेके पेशेंट का हाई रिस्क कंसेंट लिया था कि इसके पहले हमने जब बच्चे ने पेट में संडास किया है, इसके जो बहुत घातक हो सकता है मदर को, सॉरी बेबी को, कि बच्चे को कांच में रखने की भी जरूरत पड़ सकती है, बच्चे का डेथ भी हो सकता है, एस्पिरेट भी कर सकता है. ये सब एक्सप्लेन किया हुआ. पेपर वर्क सबसे जरूरी है. तो ये हमें बहुत बचाता है. सबको स्क्रीन दिख रही है? पूर्वा स्क्रीन दिसते Yes, का माझी? ma'am. Your screen is. तर आपले What are the स्टँडर्ड standard टेम्पलेट्स templates? क्या है? तो हमें कंसेंट फॉर्म, एनेस्थेशिया फॉर्म, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट, पार्टोग्राम, लेबर रूम रजिस्टर और केस शीट, ये सारे अपने अच्छे तरह से मेंटेन करना चाहिए और अपना मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम एकदम साउंड होना चाहिए. तो अपने पास सारे प्री ऑप और पोस्ट ऑप और एनेस्थेशिया नोट्स, ये सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कभी कभी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रजिस्टर में उसका एंट्री होना. अगर उसमें कोई रिएक्शन आया हो या कोई दवा दिया है, उसका ड्रग का एलर्जी है तो उसका एडवर्स रिएक्शन रजिस्टर रहता है, तो एडवर्स इवेंट्स रजिस्टर में उसका एंट्री होना. मोस्टली तो अपना डेथ सर्टिफिकेट का और बर्थ सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड्स सबके बराबर रहते हैं, लेकिन उसके पहले के जो रिकॉर्ड्स है वो भी हमें बराबर से देखने हैं. किसी को कुछ पूछना है तो बीच में पूछ सकते हैं. तो अभी हम लोग TPR रजिस्टर जैसे बनाते हैं, हम लोग इनपुट आउटपुट चार्ट बनाते हैं, तो ऐसे सारे एनेस्थेशिया रिकॉर्ड्स भी रहते हैं. वो सारे मेंटेन करके फाइल में पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद एक सिक्योर जगह पे रखना है. और ये सब हम लोग अपने फैसिलिटी में एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट में रखेंगे. हमें खुद को ही देखना है, मंथली ऑडिट मीटिंग्स करना है. मतलब कि बाय चांस अपना कोई पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमने कहाँ पे गड़बड़ किया है, कि कोई अपना पार्टोग्राम चार्ट ही नहीं किया था क्या, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि पेशेंट का अगर एक पेपर मिसिंग है, कंसेंट लिया ही नहीं है, एक
एक जगह पे रिलेटिव का कंसेंट छूट गया है, तो ये वापस से नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ऑडिट होना चाहिए, टाइम टू टाइम ऑडिट, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो अभी हम अपने सारे हॉस्पिटल में सबके लेबर रूम और ओटी सेपरेट है क्या? यस मैम। तो अपना प्रॉब्लम्स नहीं होने के, जैसे हमने क्या बताया था कि इमरजेंसी प्रॉब्लम्स नहीं होने के लिए अपना ओटी 24/7 चालू होना चाहिए, बराबर? तो अपना ओटी 24/7 मीन्स क्या क्या होना चाहिए ओटी में? कोई बताएगा कि अपना ओटी चालू होना चाहिए मीन्स क्या क्या होना चाहिए? पहले तो चलो लेबर रूम ओटी का एक्चुअली पहले तो ओटी फिमिकेशन पाहिजे. क्लीनिंग चालला Very पहिला good. क्लीनिंग होएगा, फिर फिमिकेशन होएगा मैम। हाँ, उसके बाद very वो good. 12 घंटा रात भर ओटी बंद रहेगा, फिर मॉर्निंग में ओटी खुला जाएगा। अच्छा, तो हम लोग अभी टाइम टू टाइम क्लीन करते हैं, तो क्या चीज से हम लोग क्लीन करते हैं? जैसे कि अभी पेशेंट ओटी टेबल है, ओटी लाइट है, अपना बीपी अपैरेटस है, मॉनिटर है, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर से। हाँ, तो अल्कोहल बेस्ड मीडियम से हम लोग क्लीन करते हैं। और फॉर्मेलिन कहाँ पे यूज करते हैं? फिमिकेशन के लिए। तो हम लोग अपना हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ही यूज करते हैं सब जगह पे। हाँ, वो भी वापर रहे मैडम। हाँ, तो वो ही यूज करना है। और अपने सारे जो भी इक्विपमेंट्स है उनको अल्कोहल बेस्ड मीडियम से क्लीन करते हैं, ठीक है? तो ओटी कितने बार क्लीन करते हैं? चलो सिस्टर, ये सब अपना हो चुका है। 3 आवर्ली, 3 दिन में टाइम्स 3 टाइम, 3 टाइम मॉर्निंग दिन में इवनिंग 3 3 नाइट. टाइम्स इन अ डे क्लीन करते हैं। वेरी गुड। एंड आफ्टर एवरी केस। यस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना प्रिपेयर्डनेस नहीं था कि पेशेंट आ गई, तो कभी कभी अपना डिलीवरी रूम का भी पेशेंट है, डिलीवरी भी है, ओटी भी है, तो अपना इसके लिए 2 सेपरेट डिलीवरी रूम और ओटी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग का क्या क्या फंक्शनिंग होना चाहिए वो देखना है कि नहीं? अपना फंक्शन, अपना पल्स ऑक्सीमीटर, अपना बीपी अपैरेटस, फीटल डॉपलर, ये सब चालू है, अच्छी तरह से चालू है कि नहीं कैसे देखेंगे ना, वो टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। तो ये सब अपना अपना कौन करेगा? सारे ड्रग्स है कि नहीं, फ्रिज में सारे ड्रग्स है, उसका एक्सपायरी हुआ है क्या, तो वो डिस्कार्ड करना चाहिए। अपना स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया, अपना स्टॉक आउट कंडीशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि अपना फ्रिज में ऑक्सीटोसिन ही नहीं है, ऐसा हुआ है तो हम लोग कब कितना डर जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? तो ऐसे कंडीशन नहीं होने के लिए हमको वो मैनेज करने को आना चाहिए, उसको मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए कि अपना स्टॉक आउट कंडीशन नहीं है, बफर स्टॉक है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्सपायरी ड्रग्स निकाल के टाइम टू टाइम उसका सेग्रीगेट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक मैनेजर अपॉइंट करना है, और टाइम टू टाइम वो मैनेजर क्या क्या देखेंगे, अपने पास मैन पावर होना चाहिए, तो अपना ड्यूटी रोस्टर लगाएंगे, लगाते हैं ना सारे हॉस्पिटल्स में। यस। तो वो एक मैनेजर का अलॉटमेंट क्या क्या है कि अपना ड्यूटी रोस्टर लगाएंगे, अपना रेगुलेशन ऑफ वर्क करेंगे सब जगह पे, अपना ओटी का भी, मेडिकल का भी, नॉन मेडिकल का भी, जैसे कि अपना स्टॉक है, लिनन का स्टॉक है, बेडशीट्स है, ड्रेप्स है, तो वो भी अपना एडिक्वेट होना चाहिए। कभी कभी बारिश हो गई है, कपड़े सूखे नहीं है, तो अपना स्टॉक एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए ना। यस मैम। तो ये अपना मैनेजमेंट बराबर, मतलब इसको बोलते हैं एलाइड सर्विसेज। एक तो हो गया मेडिकल सर्विसेज, एक दूसरा है एलाइड सर्विसेज। तो ये भी अपना बराबर से मैनेजमेंट होना चाहिए। और अपना नर्सिंग स्टाफ को अपना सब, एक मैनेजर ही नहीं, अपने सारे नर्सिंग स्टाफ को भी पता होना चाहिए कि अपना कहाँ पे टाई अप है, जैसे कि अपना ब्लड सैंपल भेजना है कहीं पे, तो लेबोरेटरी कौन सा है, अपना एम्बुलेंस सर्विसेज कहाँ पे है, अपना ब्लड बैंक, ये स्टैंडर्ड ब्लड रेगुलर वाला ब्लड बैंक नहीं है, उधर ब्लड नहीं मिला, तो अपने एक्स्ट्रा ब्लड बैंक के कॉन्टेक्ट्स कौन से है, तो ये सारे टेलीफोन का एक लिस्ट बना के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स ऐसे डिस्प्ले होने चाहिए। आपके हॉस्पिटल में ऐसे सब डिस्प्लेड है? अगर अपने हॉस्पिटल में डिस्प्लेड नहीं है तो हम लोग का वो एक्शन पॉइंट है कि हम लोग एक लिस्ट बना के डॉक्टर्स, जैसे कि फिजिशियन, हमारे पास है मैम, वेरी गुड,
वेरी गुड। तो जिनके पास संजीवनी हॉस्पिटल के पास है सारे डॉक्टर्स और डिस्प्ले किया हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, वेरी गुड। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल यूनिट, प्लम्बर का, या फिर कोई भी इमरजेंसी नंबर्स जो एलाइड हो गया, और एक मेडिकल जैसे कि ब्लड बैंक के हो गए, एम्बुलेंस सर्विस हो गया, जहाँ पे पुलिस स्टेशन हो गया, अभी हमने देखा फायर सेफ्टी, तो फायर ब्रिगेड का नंबर, ये सारा अपना पता होना चाहिए। कभी कभी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अपना ग्राम पंचायत है या फिर अपना म्यूनिसिपल है, उधर के ऑफिस का नंबर, ये सारे डिस्प्लेड होने चाहिए। तो हमें अपना रेडीनेस होना चाहिए। शेयर हो रहा है स्क्रीन? यस, हो रहा है ना? हो Sorry. होता है अभी नहीं दिख रहा। आता। हाँ, तो अपना न्यूबॉर्न का इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर हमने लास्ट टाइम देखा है, तो आपको सबको पता है कि इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर क्या है और नियोनेटल रिससिटेशन क्या है? तो मुझे कोई बताएगा कि इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर किसको करते हैं और इमरजेंसी न्यूबॉर्न केयर या इमरजेंसी रिससिटेशन किसको करते हैं? कौन से हॉस्पिटल ने आंसर नहीं किया है, प्लीज आंसर कीजिए। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर मतलब मैम जब बेबी बॉर्न होता है तब बेबी का टाइम और बेबी का जब मॉनिटरिंग करते हैं, वेरी गुड, टाइम ऑफ बर्थ देखते हैं, फिर एब्डोमेन पे बेबी रखते हैं, उसके बाद वार्म टॉवेल से बेबी को ड्राई करते हैं, थर्ड पे कॉर्ड पल्सेशन चेक करने के बाद कॉर्ड कट कर देते हैं, देन बेबी का वेट चेक करते हैं, वेट चेक करने के बाद कॉर्ड क्लैंप कर देते हैं, कॉर्ड क्लैंप के बाद विटामिन के देते हैं, उसके बाद ऑन टेबल फीडिंग कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये सब हम कब करते हैं और इमरजेंसी कब करते हैं? Emergency is when the baby comes in when failure to suck or baby is not crying well. हाँ, इमरजेंसी न्यूबॉर्न केयर मतलब नियोनेटल रिससिटेशन मतलब क्या? अगर बच्चा रोया नहीं तो, अगर बच्चा रोया नहीं तो हमें सक्शन स्टिमुलेशन, वो है ना PSSR, PSSR मीन्स क्या? पहले बच्चों को कॉर्ड कट करके वार्मर में लेके जाएंगे, जिसके 3 साइड्स ओपन है, न्यूबॉर्न कॉर्नर में अपना वार्मर है, उसमें तीनों साइड्स ओपन है, तो हेल्प है। अपना पोजीशन है शोल्डर रोल, शोल्डर के नीचे रखते हुए हम लोग पोजीशन देने के बाद सक्शन स्टिम्युलेशन रिपोजिशन, ये हम सीखे थे। तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जिसके लिए आपको भी स्लाइड्स दिए हैं, तो यू कैन अगेन गो थ्रू इट। तो मतलब आपको इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर तो हम सबके लिए करते हैं, तो रोज कब अगर बच्चों रोया है तो हम लोग सक्शन स्टिम्युलेशन करते हैं क्या? अगर बच्चा रोया है तो हम लोग सक्शन और स्टिम्युलेशन करते हैं? नहीं करत मैडम, नहीं करत। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो क्या हम लोग सारे पेशेंट्स को फैमिली प्लानिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं? नो मैम। देखो, कोई कोई हॉस्पिटल्स है जहाँ पे डिलीवरी होते ही ना हम लोग उनको कॉपर्टी उधर ही बिठा देते हैं। कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स है जहाँ पे हम लोग वहीं पे कॉपर्टी बिठा देते हैं? कौन से हॉस्पिटल्स है क्या यहाँ पे? कोई हाथ ऊपर करो, ऐसा है कोई? नो, ये आपने देखा है? किसी ने देखा है तो हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। ऐसे कभी कभी किसी ने देखा होगा, तो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल जहाँ पे है, लेकिन हम लोगों ने सुना है कि यानी गवर्नमेंट में डिलीवरी होता है तो वही टाइम पे तुरंत प्रॉपर्टी बिठा देते हैं मैम। बराबर। तो वो पेशेंट हमारे पास फॉलोअप हो चुके हैं, हाँ, डॉक्टर मेदावरा के पास। ठीक है। तो अभी क्या है ना कि जो सारे हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, वहाँ पे पेशेंट का कंसेंट कभी कभी नहीं होता है, और ये म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में पेशेंट को एक्सप्लेन करके कंसेंट लेके कैलीस फोर्सेप्स यूज करके पोस्टमार्टम IUCD बिठा देते हैं। तो ये पेशेंट के कंसेंट के बगैर होता नहीं है, लेकिन पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करना पड़ता है, और ये सिस्टम रेगुलरली म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में चलती है। अगर हम लोग वो पेशेंट को नहीं बिठाते तो दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास? टैबलेट, मालाडी। कौन सा टैबलेट हम लोग डिलीवरी के बाद दे सकते हैं क्या? मालाडी? नो मैम, नहीं,
मिल्क पे असर ना हो वो टैबलेट। हाँ, तो ईस्ट्रोजन कंटेंट वाला टैबलेट देंगे तो मिल्क सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो हम दूसरा हार्मोन का प्रोजेस्टेरोन कंटेंट वाला पिल दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट बोलेगी कि मुझे कोई पिल विल लेना नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? मदर तो मैडम उसके हस्बैंड को फिर कॉन्डम वापरने के लिए गाइडिंग कर सकते हैं। और उसके हाथ में क्या है? बोलेंगे। मैम इंजेक्शन भी है। वेरी गुड। अपने पास इंजेक्शंस भी रहते हैं, जो डेपोमेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट के इंजेक्शंस है जो 3-3 महीने में लग सकते हैं, और दूसरा है कॉपर टी। तो ये 2 मेथड्स है पेशेंट को। लेकिन अगर पेशेंट के लिए वो भी नहीं है तो एटलीस्ट हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से उसको ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करो, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करो, तो उनको प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत रहेगा। फिर भी जब तक, हाँ श्रद्धा सिस्टर प्लीज अनम्यूट करके बात करो। क्या हुआ? श्रद्धा सिस्टर है, डॉक्टर है, बोलिए ना, अनम्यूट करके बात करो। ओके ओके सॉरी। तो हमें ये देखना है कि पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग का नॉलेज होना चाहिए। फिर उसको हम लोग डिस्चार्ज के पहले सारा कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस देते हैं। कोई कोई जगह पे फॉलो अप पे बोलते हैं, तो हमारा फर्स्ट टाइम का कांटेक्ट टाइम है वो भूलने का नहीं है। तो सेकेंड कांटेक्ट का हमें चांस कब मिलता है? ये सब कॉन्ट्रासेप्शन 1.5 महीने पे यूज होना चाहिए। जब पेशेंट का बेबी का वैक्सीनेशन होता है, बच्चे को 1.5 महीने का टीका लगाने को बुलाएंगे, तो वो समय हमें छोड़ना नहीं है। सेकेंड अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एटलीस्ट हम तभी हम लोग पेशेंट को एडुकेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपके हाथ में कॉन्ट्रासेप्टिव हो, इसके लिए कॉपर टी बिठाना है, नहीं तो हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर कॉन्डम यूज करेंगे तो हमेशा यूज करना है। जिसका फेलियर रेट भी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो उसके कारण पीरियड भी नहीं आएगा, तो ये हमें सतर्क रहना है। तो हमें अभी थोड़े बहुत नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट ऑफ केयर और नॉर्मल वैल्यूज क्या है। सारे हॉस्पिटल में सारी सुविधा ब्लड टेस्ट का और सोनोग्राफी का है क्या? सारे हॉस्पिटल में है? सारे पैथोलॉजी है सबके पास? क्या ब्लड कलेक्शन करते हैं हम लोग। हाँ वेरी गुड। तो आपका कैसा है? कोई कोई हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब है, कोई कोई हॉस्पिटल में ब्लड कलेक्शन करते हैं और एक जगह पे भेजते हैं, तो वो लेबोरेटरी का कांटेक्ट नंबर है आपके पास। अभी पेशेंट का रिपोर्ट्स भी आ गया। पेशेंट का एज भी था 10, एक पेशेंट का एज भी था 7। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या उसका सिग्निफिकेंस है। आप लोग रिपोर्ट्स ट्रेस करते हो क्या पेशेंट के? मैम सॉरी रिपीट। अगर पेशेंट एडमिट है अपने पास, एक HB 7 आ गया, तो आप क्या करते हो? मैडम पेशेंट को आईकी देना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए आपको आईकी ओरोफर या दूसरा एक है इसका, वो देके 100 ml लेने में। ओके ओके। तो हम लोग क्या करेंगे ना, फर्स्ट सिस्टर, जब पेशेंट का क्रिटिकल वैल्यू क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जब भी हमें पता चलता है कि पेशेंट का HB लो है ना, तो हम पहले इन्फॉर्म करना चाहिए अपने डॉक्टर को। अगर डॉक्टर सर या मैडम ने बोला कि ऐसे करके पेशेंट के साथ एक्सप्लेन करो और उसको सलाइन लगाओ जिसमें IV आयन सुक्रोज डालो या फिर FCM डालो, तो वो नेक्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट पेशेंट को हम लोग खाना पीना एडुकेट कर सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन या दवा या गोली के लिए सारा ऑर्डर्स जैसे फॉलो होना है। तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल वैल्यू आ गया तो पहले हमें इन्फॉर्म करना है। तो ऐसा ही हमें कुछ कुछ क्या है कंडीशन, जैसे आप लोग TPR देखते हो, तो अभी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ना क्वेश्चंस डालेंगे कि अगर आपको पता होना चाहिए कि मतलब आपको पता है, ये नॉलेज तो है आपको कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, लेकिन अगर आपको वो बताने को नहीं हुआ, इन्फॉर्म करने को नहीं हुआ, तो फिर कैसे? तो इसके लिए हमें पता होगा कि ये नॉर्मल रेंज है। अपने को पता है कि पल्स, पेशेंट का पल्स 96 है, तो क्या वो नॉर्मल है कि नहीं है? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसका पल्स हमेशा ही 72 था, तो अभी उसका पल्स 96 है, तो वो नॉर्मल है क्या? ऑर्किड हॉस्पिटल? नहीं मैडम, नॉर्मल नहीं है। तो हमें एक रेंज पता होना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज क्या बोल सकते हो आप? 92 बोलेंगे तो 90
एबनॉर्मल है और 92 भी एबनॉर्मल, ऐसा एक रेंज। तो हम समझते हैं कि 60 to 90 का पल्स नॉर्मल है, ठीक है, राइट और रॉन्ग? हम लोग समझते हैं कि 60 to 90 का पल्स नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो तो इन्फॉर्म करना है, हमें ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है तो इन्फॉर्म करना है। अगर टेम्परेचर पेशेंट का 99 डिग्री और ऊपर हो गया तो इन्फॉर्म करना है। ऐसे ही पेशेंट का टेम्परेचर 96, 97 से कम हो गया तो इन्फॉर्म करना है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ केयर, क्योंकि अपने पास क्रिटिकल वैल्यू आ गया। समझ में आया? किसी को कुछ कंफ्यूजन है? हमारा बहुत पुराना स्लाइड है, तो आपको याद होगा हमने पहले के स्लाइड्स में, पहले के रिवीजन में किया था, पहले क्लास हुआ है अपना इको, तो वो इसमें किया था। तो अगर यूरिन प्रोटीन ट्रेस है तो नॉर्मल है, लेकिन +2 आ गया, +1 आ गया तो पेशेंट का यूरिन एल्ब्यूमिन प्लस है, ये इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, तो किसी का यूरिन आउटपुट किससे कितना ज्यादा होना चाहिए? यूरिन आउटपुट 30 पर आवर। वेरी गुड, 30 ml पर आवर होना ही चाहिए। ऐसा ही पेशेंट का ब्लड शुगर, हमने सबको पता है जीडीएम टेस्टिंग कैसे करता है। हाँ, तो कितना नंबर से ज्यादा रहेगा, कितना मिलीग्राम % नॉर्मल है? अगर उसको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया 300 ml पानी में, पेशेंट ने पीने के बाद 2 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट के लिए आई तो उसका ब्लड शुगर आया 150, तो बराबर है, नॉर्मल है कि नहीं है? नहीं, ज्यादा है। हाँ, तो हमें अगर 140 मिल गया तो क्या है? वो नॉर्मल, तो वो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल हो गया। ये देखो सबको 120 to 140 ये नॉर्मल रेंज है। ओके, अगर 140 से क्रॉस होने लगा ना तो उसका एबनॉर्मल है। तो 140 भी आ गया तो पेशेंट को हम लोग थोड़ा अलर्ट रहने बोलते हैं। ओके, तो हमने अभी देखा है आपका रोल ऑफ मैनेजर क्या है, ड्यूटी रोस्टर, इसेंशियल सप्लाईज, अलाइड सर्विसेज, पता चला सबको। अगर अपना इमरजेंसी पेशेंट रात को सिजेरियन के लिए आया तो हम लोग क्या करेंगे? मैनेजर तो तभी है ही नहीं, अभी क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बताओ सिस्टर? सब लोग है कि गए? वीडियो ऑन ड्यूटी पे है वो सिस्टर रेडी करेंगे सब। वेरी गुड। जो ऑन ड्यूटी सिस्टर है या सीनियर मोस्ट सिस्टर है वो लीड लेती है, वो सब अरेंज करती है। अगर कोई स्टाफ कम है तो उसकी ड्यूटी है कि वो स्टाफ का एक्स्ट्रा स्टाफ को कॉल ओवर करे, एक एनेस्थेटिस्ट रेडी करना है, अपना पीडियाट्रिशियन रेडी करना है, अपना डिलीवरी का बेबी वार्मर रेडी करना है, पेशेंट। तो हाँ, तो अपने को हेल्प की जरूरत है। तो एक सिस्टर से हो सकता है क्या? एक सिस्टर से तो नहीं हो सकता है, अपने को 2 सिस्टर्स चाहिए और एक हेल्प स्टाफ चाहिए, जैसे कि मौसी होनी चाहिए या फिर कोई ब्रदर हो जाए, मामा हो, कोई भी अपने लिए लैब टेक्नीशियन भी चलेगा, अपना हेल्प के लिए बुलाना है ओटी में, और एक बाहर अटेंड करने को। तो इसके लिए अपना लीडिंग सिस्टर का जरूरत है। तो सबके हॉस्पिटल में इमरजेंसी सिजेरियन में प्रॉब्लम नहीं आने के लिए अपने को सब रेडी रखने का, सारा इक्विपमेंट चेक करने का, ऑक्सीजन सिलेंडर भी एडिक्वेट है कि नहीं, अपने शॉर्टेज नहीं है, कोई भी ड्रग एक्सपायर हुआ नहीं है, आपका मॉप अप राउंड, डेली राउंड होना चाहिए। तो इसके लिए आपका एक स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक का रजिस्टर मेंटेन, सब स्टॉक का रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना? वेरी गुड, ओके। अभी इन्फेक्टेड पेशेंट डिलीवरी के लिए आती है, तो कभी कभी कोई हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल है कि जैसे कि अभी कोविड पेशेंट है तो आप लोग हॉस्पिटल को, कोविड हॉस्पिटल नहीं है तो हम लोग रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन HIV पेशेंट है, HIV पेशेंट का डिलीवरी करते हैं आप? नहीं। अपने को HIV पेशेंट का डिलीवरी करने को मींस वी कैन नॉट रिफ्यूज अ पेशेंट, अपने को उसके लिए PPE किट अपने पास होना जरूरी है। HPS-AG पॉजिटिव पेशेंट है तो अपने पास HPS-AG पॉजिटिव के लिए भी किट यूज करना जरूरी है। तो हम लोग अपना पेशेंट को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज पेशेंट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डॉक्टर्स लायबिलिटीज। तो
तो हमें कभी पेशेंट को ये चीज के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकते, लेकिन अपना अगर हॉस्पिटल उतना इक्विप्ड नहीं है कि जैसे आईसीयू नहीं है, इमरजेंसी कोविड पेशेंट बेड डिटेरियोरेट होने के लिए फिजिशियन नहीं है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जब डायरेक्ट करते हैं तभी ट्रांसफर समरी या फिर उसको एकम्पनिंग पर्सन या फिर एम्बुलेंस अरेंज करके देना, ये अपना जिम्मेदारी है। तो हमने रोल ऑफ मैनेजर ऑलरेडी देख लिया है। हमने देखा है न्यूबॉर्न सर्विसेज अपने होने चाहिए। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि अपना अगर न्यूबॉर्न कॉर्नर, उसका न्यूबॉर्न कॉर्नर बराबर से इक्विप्ड नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग क्या क्या केयर लेंगे न्यूबॉर्न कॉर्नर रेडी करने के लिए, बताओ। अगर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेबी रिससिटेशन में, तो आप लोग क्या क्या केयर लेंगे, बताओ। रेगुलर चेकिंग ऑफ, वेरी गुड, रेगुलर चेकिंग होना चाहिए अपना वार्मर का। फिर बेबी का मॉनिटरिंग करेंगे, रेस्पिरेशन रेट, तीन साइड से खुला होना चाहिए, तीन साइड से खुला होना चाहिए। वेरी गुड, ऑक्सीजन सिलेंडर रेडी होना चाहिए। रेडी होना चाहिए। छोटी चीज है उसके सेल्स, वो भी जरूरी है ना। अभी सेल खत्म हो गया तो इसके लिए जब भी डिलीवरी हो जाए, डिलीवरी के पहले हम लोग जैसे वार्मर ऑन करते हैं, अपना लारिंगोस्कोप में सेल सीधा करके रखेंगे, अपना पीडियाट्रिशियन को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे और ड्रिप्स डाल देंगे। हम लोग ट्रे में तो रिसीव नहीं करते, 2 ड्राई टॉवल्स चक्री वार्म ऐसे हम लोग रेडी करके रखेंगे। तो हमें ऑलवेज रेडीनेस होना चाहिए। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो फिर प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को उसका रेगुलरली वार्मर का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है या फिर अपना रेगुलर चेकिंग सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है, वो अपना रोल है। तो देखा है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अगर मिस हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट जाता है अभी नेजल कैथेटर, पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप, बेबी वेइंग स्केल, ये सब अपना रेडी होना चाहिए। कभी सक्शन चालू नहीं है तो अपना एक म्यूकस एक्सट्रैक्टर भी रहेगा तो भी इट सर्व्स द पर्पस। ये अपना ऑलरेडी रिवीजन है आपको दिखाने के लिए कि शोल्डर रोल कैसा है, विटामिन के इंजेक्शन, अम्बू बैग, फॉरवर्ड, ओके, हो चुका है। हाँ, हमने ऑलरेडी देखा है कि अपना पोस्टमार्टम कॉन्ट्रासेप्शन एंड एबॉर्शन केयर सर्विसेज रेडी होनी चाहिए। अभी ये देखो डायग्नोस्टिक सर्विस, ये अपने कोई टेस्ट ना हम लोग लैब में भेजते हैं, लेकिन कोई टेस्ट अपने हॉस्पिटल में उधर ही होने चाहिए। अपने पास अगर वो नहीं है, सबके पास यूरिन डिपस्टिक मेथड है क्या? ये वाला यूरिन है, यस मैम। अगर किसी के पास नहीं है तो ऐसे करो, संजीवनी हॉस्पिटल आपको क्या करना है ना, आपको लिख के रखना है कि ये अपने पास अवेलेबल करना है, ठीक है। मतलब ये अपना एक्शन पॉइंट हो गया। अपने पास ये यूरिन एल्ब्यूमिन का चेकिंग एवरी टाइम ओपीडी में भी होना चाहिए और डिलीवरी रूम में या अपना एक्लेम्सिया किट में होना चाहिए। HIV किट है क्या? HIV टेस्टिंग किट सबके पास? यस मैम। ओके, अगर किसी के पास नहीं है इसमें से ग्लूकोमीटर, HB टेस्ट, तो ये अपना HB टेस्ट स्ट्रिप किस के पास नहीं है? किसके पास नहीं है? ये नहीं है तो फिर आप लोग ऐसे करो, नहीं है आप नोट करो, नोट करके रखो, ये अपने को लेना है। समझ में आया? बिकॉज बेड साइड HB, जिसमें हम लोग अगर लैब किसी का इन हाउस है, किसी का लेबोरेटरी है पैथोलॉजी, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैडम ये हमारे पास लैब में है। लैब हमेशा 24/7 चालू है क्या? हाँ। तो फिर अच्छा है। जिसके पास लैब नहीं है तो उनके पास HB आधे घंटे में रेडी होना चाहिए रिपोर्ट। इसके लिए HB टेस्ट किट्स होना चाहिए या फिर सालिस हीमोग्लोबिनोमीटर आता है वो होना चाहिए। मलेरिया टेस्ट किट जरूरी है नहीं। हमने क्रिटिकल वैल्यूज तो देख लिए सबका। प्लेटलेट काउंट कितने से ज्यादा होना चाहिए बताओ?
लो प्लेटलेट मतलब कितना? देखो एक तो है नॉर्मल रेंज और फिर है क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। मतलब नॉर्मल रेंज 1.5 लाख टू 3 लाख है, टू 4.5 लाख है, ठीक है। 1.5 टू 4.5 लाख नॉर्मल। लेकिन किसी का प्लेटलेट 1.5 से कम है तो उसको बोलेंगे हम लो प्लेटलेट काउंट। अगर किसी का 60,000 से कम है, 60,000 से कम है, तो हम उसको बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यू। तो हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, उसके पहले सिजेरियन अगर करना है, पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 50,000 है, तो क्या करेंगे? पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, तो ही हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया? यस। तो ये सारे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्रिटिकल वैल्यूज है। अभी हम जाते हैं लेबर रूम और ओटी के इधर। तो अपना लेआउट कैसा है? सबके पास ऑपरेशन थिएटर है ना? तो अभी सब बताइए आप लोग कि आपको उसमें कुछ जोन्स पता है क्या? किसी को क्या है जोन्स? मतलब उसमें एक रहता है आउटसाइड जहाँ से पेशेंट शिफ्ट होती है, फिर डबल डोर है क्या सबके हॉस्पिटल में? डबल डोर? यस। हाँ मैडम आहे। हाँ, वेरी गुड। तो वो डबल डोर और फिर एक अंदर का दरवाजा, उसके अंदर पेशेंट को लिया गया ऑपरेशन थिएटर के लिए। तो हम बोल सकते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेराइल जोन कौन सा है पूरे ऑपरेशन थिएटर में? ओटी। लास्ट वाला ओटी। हाँ, लास्ट वाला ओटी है। भी चालू है, ये सब ओटी ही है। ओटी के ही 4 जोन है। ओटी में सबसे अंदर हम लोग पोछा लगाते हैं, तो अगर पोछा लगाते हैं तो सबसे अंदर से क्लीन करते हैं ना। तो सबसे अंदर सबसे क्लीन जोन है, सबसे अंदर का क्लीन जोन मतलब एसेप्टिक जोन। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अमृता कारंडे सिस्टर है क्या? काय? एसेप्टिक जोन, एसेप्टिक जोन मतलब क्या? एसेप्टिक जोन मतलब कि उधर सेप्सिस नहीं है, पूरा उसमें क्लीन ही है, स्टेराइल जोन है। सबसे ज्यादा स्टेराइल जोन मतलब सबसे अंदर का जोन, जहाँ हम पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट के को ऑपरेट करने के बाद एक एरिया रहती है जहाँ पे हम लोग स्क्रब करते हैं, तो वो स्क्रब एरिया जो है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? वेरी गुड, क्लीन जोन। वो क्लीन जोन है, वो एरिया क्लीन है, तो वहां पे हम लोग क्लीन करते हैं सब स्क्रब। अपना 6 क्लीन्स रहता है ना, 6 क्लीन्स। तो वैसा डिलीवरी के पहले का तैयारी वो सब वहां पे रहता है। फिर दूसरा अपना है स्क्रब के सुमन के का स्क्रब, वो सब याद करो, ये अपना स्क्रब एरिया में रहता है। अगर अपने को कहीं से बाहर जाना है, इमरजेंसी एग्जिट, फायर एग्जिट, तो वो भी ये अपना क्लीन जोन में होना चाहिए। अभी हमने देखा ना रेड कोड, रेड फायर एग्जिट, वो भी अपना ये क्लीन जोन में होना चाहिए। अपना ऑटोक्लेव या फिर ये सब अपना क्लीन जोन में होना चाहिए। अपना बेबी का वार्मर एक तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है, नहीं तो अपने क्लीन जोन में होता है। नहीं समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? मैडम क्रिटिकल वैल्यूचा चार्ट क्या बोल रहे हैं? तो हमने अभी देखा है एसेप्टिक जोन कौन सा है, दूसरा है क्लीन जोन कौन सा है। अभी हम लोग तीसरे जोन के पास आते हैं, वो है प्रोटेक्टिव जोन। जब भी हम लोग एंटर करते हैं, पेशेंट का ओवर देते हैं आप आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। तो वार्ड से पेशेंट जहाँ पे ट्रांसफर हो गई ना इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर, और जहाँ पे अपना फुटवेयर रखा हुआ है वो हम लोग चेंज करते हैं फुटवेयर, तो ये अपना हो गया प्रोटेक्टिव जोन। फिर हम लोग जाते हैं क्लीन जोन में, ओटी के चेंजेस पहनते हैं, फिर हम लोग उसमें स्क्रब होते हैं, फिर ओटी के अंदर जाते हैं, वो हो गया एसेप्टिक जोन।
अभी एसेप्टिक जोन से सारा सॉइल्ड लिनन रहता है, खराब लिनन, तो वो हम लोग एक जगह पे डिस्पोज करना चाहते हैं, जो हो गया अनक्लीन जोन, तो उसको हम लोग डिस्पोजल जोन बोलते हैं। समझ में आया? अभी जहां से पेशेंट अपना एसेप्टिक जोन में है, वहां पे हम लोग स्टेराइल एरिया से ही एक पास बॉक्स बना के क्लीन वॉश्ड और ऑटोक्लेव क्लोथ्स इंस्ट्रूमेंट्स अंदर लेने चाहिए, जो ये सब से बाईपास करके आ जाए। ठीक है, तो ये अपना एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन करके अंदर आने के लिए देखते हैं हम लोग। तो हमने क्या देखा कि ओटी के लेआउट में प्रोटेक्टिव जोन है, जहाँ पे पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है, मटेरियल इक्विपमेंट रखा जाता है, स्टोर्स रखते हैं, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव रूम से, जहाँ पे पेशेंट को प्री ऑपरेटिव रूम में रखते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव, और स्टेराइल स्टोर है। क्लीन जोन में पेशेंट और डॉक्टर्स का रूम है, एनेस्थेसिया का रूम है, इक्विपमेंट, इमरजेंसी एग्जिट और चेंजिंग एरिया है। एसेप्टिक जोन में हम लोग देखते हैं ऑपरेशन रूम है, एनेस्थेसिया स्टेशन है, और डिस्पोजल में हमारा डर्टी एरिया है। तो अपना ओटी किधर सिचुएटेड होना चाहिए? जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ऐसे जगह पे। अपना ओटी कौन से जगह पे है? सब ओपीडी जैसे गजबजवारी एरिया में है कि हट के है सबका? साइड में है। तो अपना लेआउट जो होता है ना हॉस्पिटल का, वहां पे हम लोग ने कैसा अरेंजमेंट किया है कि ओटी के अंदर पेशेंट ऐसे ही एंटर ना करे, और वो एक शांत बाजू में जोन हो, इसलिए ओटी का ट्राइएज करके वो लोकेशन ही ऐसा है। तो वहां वेयर इज द ऑपरेशन थिएटर लोकेटेड? इट इज अवे फ्रॉम द मेन रूम। फिर कभी कभी किसी का डिलीवरी ऑपरेशन थिएटर में 2 टेबल्स है, तो उसमें वो 2 टेबल्स भी होके उसमें फ्लो के लिए एरिया भी होना चाहिए, अपना एक फैसिलिटी फॉर एयर फ्लो होना चाहिए, ये टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारे फैसिलिटी ओनर्स के लिए क्लास रहेगा। तो ये आपको क्या देखना है कि अपना क्लेanलीनेस मेंटेन होना चाहिए, टाइम टू टाइम स्वॉब लिया होना चाहिए, स्वॉब रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, ऑटोक्लेव रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, और अपना न्यूबॉर्न कॉर्नर फ्री ऑन 3 साइड्स, लेबर ओटी फ्री ऑन मेन ऑपरेशन थिएटर, फ्री फ्रॉम ऑल 4 साइड्स होना चाहिए। अपने सारा फंक्शनिंग टाइमर के साथ अपना सारा इक्विपमेंट फंक्शनिंग होना चाहिए। तो पेशेंट ट्रैफिक के बाजू में है अपना ओटी, और अपने ऑपरेशन थिएटर के प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हमने देखा कि हम लोग कहाँ पे कोई भी ऐसे सामान, या फिर ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारा स्टोरेज नहीं करते। जैसे कि अपने ऑपरेशन जो भी स्टॉक रहेगा, आप लोग को एक्स्ट्रा स्टॉक रहेगा तो कोई ऑपरेशन थिएटर में स्टोर करते हैं कि अलग से करते हैं स्टॉक? अलग से करते हैं मैडम। अलग से। तो ऑपरेशन थिएटर में अभी कितना बॉटल रखते हैं आप लोग RL या IV फ्लूइड्स का? जितना अपने को ऑपरेशन थिएटर में जरूरत पड़ेगी उतना ही रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स्ट्रा स्टॉक अपने को वार्ड के पेशेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर से लेके जाना पड़े, वो स्टॉक अलग रखना है। उसका रनिंग वाटर 24/7 रनिंग वाटर होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर लाइट का बैकअप होना चाहिए, अपना सारा एनेस्थेसिया का फॉर्म, ऑपरेशन थिएटर का सारा पेपर वर्क, वो सारे मेडिकल पेपर्स उसके अंदर होने चाहिए। एनेस्थेसिया फॉर्म, एनेस्थेसिया नोट्स अलग जगह पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने केस रिकॉर्ड्स के लिए भी जरूरी है। अपना पेशेंट का क्लीनिंग सर्विस भी होना चाहिए, और फॉर्मेलिन यूज नहीं करते हैं हम लोग, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, जहाँ पे हम लोग का नाजुक इक्विपमेंट है। फाइन। ऐसे ही लेबर रूम, इतना बड़ा लेबर रूम नहीं रहेगा, तो भी हमको ये देखना है कि लेबर रूम के भी 4 साइड्स खुले हैं, न्यूबॉर्न कॉर्नर का भी 3 साइड्स ओपन है। आता इथे काहीच नाही। तो अपने बिन, सबके बिन्स है क्या लेबल्ड? वो येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग,
सबके ऑपरेशन ब्लैक बैग सबके डिलीवरी रूम्स में है? यस मैम। वो बायोमेडिकल से डिस्पोज होता है? वेरी गुड। ये सब अपने को बॉक्स रेडी किया सब सिस्टर ने? किसी ने पीपीएच और एक्लेंजिया बॉक्स ट्रे रेडी नहीं किया है तो प्लीज आज के आज करने का देखो। यस मैडम। अगर हम लोग का ये सब गड़बड़ फॉलो हो नहीं गया, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम्स होने को स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग को पेशेंट का एक्सपायरी चेक किए बगैर ही ड्रग दे दिया, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग का कैजुअलिटी बढ़ जाएगा। तो वो नहीं होने के लिए हमें टाइम टू टाइम वो देखना है। मेडिकल रिकॉर्ड्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कोई लीगल प्रोसीजर के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए सिस्टर को, डॉक्टर को। इसके लिए प्री ऑफ ऑपरेशन थिएटर का इंस्ट्रूमेंट काउंट, पोस्ट ऑपरेटिव काउंट आप लोग देखते हैं ना, सर्जन का साइन लेते हैं। यस। ये सब प्रोटोकॉल्स, पेपर वर्क फॉलो होना जरूरी है। ऑपरेशन थिएटर में करेक्ट एंट्री, करेक्ट डिसइंफेक्शन होगा तो ही हम लोग पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो ये अपना क्लीनिंग और कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट ये टाइम टू टाइम होना ही चाहिए। टीटल फोर्सेप्स किस में रखते हैं आप लोग? डेटॉल के पानी में, सेवलॉन में, कांच के बोतल में। डेटॉल या फिर सेवलॉन में नहीं रखो, कोई भी सॉल्यूशन में मत रखो उसको। एक क्लीन स्टील का एक कंटेनर आता है, उसको ऑटोक्लेव करो और उसको रैप करके मतलब स्टील कंटेनर में ही रखना है, कोई डेटॉल सॉल्यूशन में नहीं रखना है। मैडम ऑटोक्लेव करके ही डेटॉल के इसमें रखते हैं कि तो पीवी के टाइम पेशेंट को ग्लोव्स देना पड़ता है एग्जामिनेशन, तो हम लोग हाथ में डालते चिटल से ही देते हैं। तो चिटल ऑटोक्लेव करके ड्राई में रखना है। यस। हाँ तो उसमें आप सॉल्यूशन मत डालिए। यस मैम, समझ गए। हाँ तो हमने क्या क्या आज सीखा है? अपना इमरजेंसी प्लानिंग रेडी होना चाहिए, प्रोटोकॉल। क्या सीखा हमने आज? कल्पतरू हॉस्पिटल सांगा आज आपण काय शिकलो? कल्पतरू हॉस्पिटल, अनुजा नर्सिंग होम, कोई बताएगा हमने क्या सीखा आज? आज अपन कलर कोड, फायर। वेरी गुड। मेडिकल इमरजेंसी एंड हॉस्पिटल सेफ्टी। ठीक है, इमरजेंसी हैंडल करने का तरीका, उसको प्रिवेंट करने का तरीका, फिर हॉस्पिटल का सेफ्टी देखा, पेशेंट का सेफ्टी देखा और अपनी तैयारी। और दूसरा क्या देखा आज? हाँ बोलो बोलो। ओटी क्लीनिंग, न्यूबॉर्न केयर, ये सब हमने रिवाइज तो किया, लेकिन और एक इम्पोर्टेंट देखा ना, मेडिकल रिकॉर्ड्स। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स में अभी आपको ना कंसेंट का फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ, तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने फैसिलिटी ओनर को साथ भी शेयर करो। अपने पास कहीं कहीं पे साइनेजेस या फिर टेम्पलेट, जैसे अपना प्रोटोकॉल डिस्प्लेड है, जैसे कि न्यूबॉर्न केयर का PSSR का अपना फ्लो चार्ट है। अपने हम लोग ने 5 टाइम्स उसको ये दिया, अनबुक किया, उसके बाद हम लोग 30 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यू किया। ये सब आपने देखा हुआ है ना? न्यूनेटोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म किया। ये सब हम लोग को प्रोटोकॉल एक जो है, अपने कॉर्ड पल्सेशन फील किए तो 6 सेकेंड्स में हमको 10 बीट्स आया, तो 60 के ऊपर गया क्या हार्ट बीट, तब तक हमने ऑलवेज वो श्वास 1 2 श्वास 1 2 श्वास 1 किया है ना। तो ये हम लोग ने प्रोटोकॉल उधर डिस्प्ले करने का, तो ये अपना इजी हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट का अपना डोज क्या है वो रेडी रखने का, वो सब अपने का इजी हो जाता है काम। तो अपना ऐसा ही डॉक्यूमेंट करना है। मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे, उसको यूरिन आउटपुट कम है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, तो हम लोग ने 4 बजे का मैग्नीशियम सल्फेट विथहोल्ड कर दिया, वो नहीं दिया है। तो अपना मेडिकल रिकॉर्ड जरूरी है। पार्टोग्राम है, पेशेंट को मिकोनियम कभी आ गया, कितने बजे आ गया, उसका डिलीवरी का 4 घंटा हो गया, लेबर पेन्स का 4 घंटा हो गया, पीवी करना जरूरी है, अभी पीवी किया है तो कैपुट आ गया है, ये सब डॉक्यूमेंट किया है तो ही हम उसको हॉस्पिटल को सेफ तरह से बचा सकते हैं, पेशेंट को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। तो अपना सेफ्टी, पेशेंट का सेफ्टी,
ये दोनों के लिए मेडिकल रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। अभी मैं आपके साथ थोड़ा वो टेम्पलेट कंसेंट पेपर शेयर कर रही हूँ। ये दिख रहा है सबको? मॅडम नाही दिसत आहे. माझी सर्व स्टाफना रिक्वेस्ट आहे त्यांनी प्लीज लिव्ह होऊ नका, कारण की 42 अटेंडन्स होती, आता 37 आहे, तर मला अटेंडन्स वगैरे सगळं घ्यायचं आहे. पूर्वा हे दिसत नाहीये का? नाही दिसत नाही स्क्रीन मॅडम तुमची. कोणता तुम्ही दाखवताय? मी ना ते कन्सेंट फॉर्म्स दाखवते. कन्सेंट फॉर्म्स जे मॅडमने हा आता येते स्क्रीन. हो हो दिसतंय मॅडम. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो हो. सिस्टर. एनेस्थेशिया सर्जरी कंसेंट, एनेस्थेशिया कंसेंट, ये सब आप अपने भाषा में भी, मतलब लोकल लैंग्वेज में भी और अपना इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये लिख के, और ये सारे ब्लैंक्स है ना वो सारे फिल होने चाहिए। यहाँ पे पेशेंट का सिग्नेचर के साथ डॉक्टर का सिग्नेचर और विटनेस का सिग्नेचर वो भी होना चाहिए। डेट और टाइम भी बहुत जरूरी है। बाकी चेकलिस्ट आपको पता है कि आपको मिल गया है सबका। सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट, सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट, सबके पास ये है? यस मैम। जिसके पास नहीं है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है सबके पास? यस मैम। ले लिया स्क्रीनशॉट? जिसके पास नहीं है ये आपके वॉल पे डिस्प्ले करके भी रख सकते हैं, और पीपीएच का मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी डिस्प्ले करके रखो, सो दैट एक स्कीमेटिक अरेंजमेंट चार्ट में हमको पता होता है कि क्या स्टेप है, हम लोग कैसे कैसे कौन से ड्रग्स दे सकते हैं। आपको पता है ना, टिश्यू, ट्रॉमा, टोन, ये सब पता है ना? 4 T's बताया था, वो सब भूल गए क्या? नहीं याद है। सबको ट्रायज क्या है पता है? चलो बताओ मुझे, कोई एक जन ट्रायज क्या रहता है? ट्रायज कौन बताएगा मुझे? ट्रायज कोई बता सकता है? जो सबसे इमरजेंसी है उसको फर्स्ट ये प्रेफरेंस देना चाहिए, और जो उसके बाद है उसको सेकंड प्रेफरेंस, और जो रिपोर्ट और ये सब और क्वेरीज लेके आए वो सबसे लास्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। वेरी गुड। आप एक चॉकलेट लेके खाओ। ट्रायज मतलब क्या कि हमको प्रायोरिटाइज करने को होना चाहिए। जो इमरजेंसी है, सेमी इमरजेंसी है, नॉन इमरजेंसी है, तो हमको कैटेगराइज करने को होना चाहिए, और वैसे हमको अटेंड करने को होना चाहिए विदाउट टाइम लैप्स। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ रिवाइज करना है? अभी मैं कुछ आपको और भी 1-2 फोटोज दिखाती हूँ। हे सगळं दिसतंय सगळ्यांना? स्क्रीन दिसते का माझी? दिखती है। तो ये हमने देखा कि कोड पिंक है, तो हम लोग को वो
अनाउंस करना है, सीसीटीवी तपासने का, विजिटर्स छोटे तो अपना कुछ इम्पॉर्टंट प्रिकॉशनरी मेजर्स है की विजिटर्सची गर्दी आपल्याला टाळायची आहे. लहान मुलांना एकटं सोडायचं नहीं है. हम लोग अभी कोविड के दिनों में तो सीख गए, लेकिन अदरवाइज भी विजिटर्स का भीड़ नहीं होना चाहिए. ठीक है. छोटा छोटा चीज जो है वो मैं सिर्फ बताती हूँ आपको कि हम लोग इतना केयर लेंगे तो बड़े प्रॉब्लम सेव हो सकते हैं. जैसे कि हम लोग ने अभी ये अगर पेशेंट को कैंगरू मदर केयर का एडुकेट करने के लिए पोस्टर लगा के रखा तो उसको समझ में आएगा केयर क्या है. ठीक है. ऐसा ही अगर हम लोग ने, एक मिनट, पूर्वा आय थिंक यू कॅन टेक अटेंडन्स. तोपर्यंत मी बघते एखाद मला स्लाइड्स दाखवायचं होतं ते. मी तोपर्यंत मी अटेंडन्स घेऊ ना मॅडम? हा घ्या घ्या. ओके ओके ओके. हाँ, एक मला हे पास बॉक्स दाखवायचा होता कि हो तुम्ही दाखवा, मग मी नंतरच घेते. नो प्रॉब्लम. ये पास बॉक्स है जहाँ से हम लोग ना स्टेराइल जोन में से पास कर सकते हैं और अपने स्टेराइल एंट्री ऑफ ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट्स और लिनन ले सकते हैं, सो दैट हमें जोन्स का क्लैरिटी रखते हैं. आय थिंक दॅट्स इट. मला ते पिक्चर दिसत नाही, मी नेक्स्ट टाइम बघते. ओके ठीक है. देन ओवर अटेंडेंस देना है आपको, फीडबैक फॉर्म सबमिट करना है और आपको सेफ चाइल्ड वर्क का वो ऐप डाउनलोड करना है सबको. मॅम स्पेसिफिक करतो कुठली पेशंट जास्त सिरियस आहे. ओके. पूर्वा यस मॅम. मला वाटतं हे तू युट्यूब लिंक स्टॉप करू शकते आणि कोणी कोणी ना ग्रुप मध्ये ऍड नाही झालंय तर त्यांना ऍड करायचं. ओजस हॉस्पिटल मध्ये लिहिलंय बघ चॅट बॉक्स मध्ये. अच्छा, मी ते चॅट बॉक्स एकदा चेक करते. हा, युट्यूब लिंक बंद करू शकतात. नाही, युट्यूब लिंक नाहीच आहे, रेकॉर्डिंग आपलं स्टार्ट आहे याचं. हा, ते रेकॉर्डिंग स्टॉप करू शकतात. हा ठीक आहे. थँक्यू. थँक्यू मॅम. थँक्यू. बाय. थैंक यू मैम. थैंक यू मैडम. थैंक यू. सब लोग रिवाइज करो और ग्रुप में जो भी क्वेश्चंस लिखे ना उसके आंसर्स करो. ठीक है ना. मैम को लगना चाहिए आप लोग रिवाइज करते हो टाइम पे. ओके. सर्व स्टाफना माझी रिक्वेस्ट आहे, फीडबॅक लिंक दिलेली आहे मी चॅट बॉक्स मध्ये. तो फीडबॅक लिंक तुम्ही आजच्या सेशन कसं आहे त्याच्या डिटेल्स द्यायचे, सबमिट करायचं आहे फीडबॅक लिंक. हो मी व्हॉट्सअप करते. नो प्रॉब्लेम. आता मला सांगा, भट नर्सिंग होमचा किती स्टाफ आहे? भट नर्सिंग होम किती स्टाफ आहे? 16 किती? 16. भट नर्सिंग होमचा 16 स्टाफ आहे. यस मॅम 16. हो. एक मिनिट. रेनबो हॉस्पिटल. कल्पतरू हॉस्पिटल. किती स्टाफ आहे सिस्टर? कल्पतरू हॉस्पिटलचा किती स्टाफ आहे? अश्विनी हॉस्पिटल, डॉक्टर केदारो. अश्विनी हॉस्पिटल. प्रेरणा हॉस्पिटल. ओजस हॉस्पिटल.
सिल्वर हॉस्पिटल डॉक्टर उत्कर्षा पाटील मॅडम ना? हो मॅडम. हा, किती स्टाफ आहे सिस्टर? किती? 4. ओके. नील हॉस्पिटल, नील येस क्लिनिक, मॅम. किती स्टाफ आहे सिस्टर तुमचा? 4. ओके. नीलंगेकर हॉस्पिटल, मेधाओरा हॉस्पिटल, मेधाओरा हॉस्पिटल. यस मॅडम, यस. मंगला सिस्टर, किती स्टाफ आहे तुमचा? आमचा 7 स्टाफ आहे. किती? 7. ओके, ठीक आहे. वंश हॉस्पिटल, वंश हॉस्पिटलचा स्टाफ आहे का? अंकुर मॅटर्निटी, मॅडम 4. अंकुर मॅटर्निटी. हॅलो, अंकुर मॅटर्निटीचा किती स्टाफ आहे? अंकुर मॅटर्निटी मध्ये उत्कर्ष मॅडमच आहे ना? सॉरी, तुमचा आवाज येत नाहीये सिस्टर. चॅट बॉक्स मध्ये टाका ना तुमचं आन्सर जे काय आहे ते. मॅडमचंच आहे ते अंकुर हॉस्पिटल. किती? उत्कर्ष मॅडम आहेत ना, त्यांचंच अंकुर हॉस्पिटल आहे. काय म्हणताय सिस्टर? मॅडम त्या बोलतात उत्कर्ष मॅडम आहे ना, तर त्यांचंच ते हो, मला माहिती आहे अंकुर हॉस्पिटल त्यांचंच आहे, पण त्यांचा स्टाफ आता किती इथे अटेंड केलेला आहे सेशन ते मी विचारते. सिस्टर, तुमच्या हॉस्पिटल आता किती स्टाफ अटेंड करताय हे सेशन ते मी विचारते. 4, 5. हॅलो, ऍक्च्युली मॅडम त्यांचा आवाज ब्रेक होतोय. ऍक्च्युली ठीक आहे, मी मॅडमशी बोलते. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. या थँक्यू. संजीवनी हॉस्पिटलचा किती स्टाफ आहे? 19 आहे मॅडम. 19. ओके. अमी मॅटर्निटी, रायचौरा हॉस्पिटल, मानगाव हॉस्पिटल, ठीक आहे सिस्टर. मी फीडबॅक लिंक तुम्हाला जो आमचा ग्रुप आहे आपला लर्निंग ट्यूजडेचा त्याच्यावर मी फीडबॅक लिंक पाठवते आजच्या सेशनची. तिथे तुम्ही तुमचा फीडबॅक आजच्या सेशनचा सबमिट करा. ठीक आहे सिस्टर? ओके मॅडम. ओके, थँक्यू सिस्टर. काही क्वायरीज असेल तर तुम्ही त्या ग्रुपवर विचारू शकता. ओके, थँक्यू सिस्टर. थँक्यू. ऑर्किड हॉस्पिटल तुमचा किती स्टाफ आहे? 4 स्टाफ आहे मॅडम. ओके, मॅडम पीपीटी पाठवणार का तुम्ही? मी कोण विचारते? संजीवनी हॉस्पिटल. संजीवनी हॉस्पिटल. मी अच्छा, तृप्ती सिस्टर तृप्ती बोलताय का? हो. मी तुम्हाला गेल्या वेळेचं सेशन आय थिंक रॉबसन्स क्रायटेरियाचं ते तुमचं डिस्कशन चालू होतं ना डॉक्टर कृतिका मॅडम बरोबर? मी एकदा मॅडमशी बोलून तुम्हाला सांगते जे काय आहे ते. ठीक आहे, सुचेता मॅडम बरोबर बोलून तुम्हाला अपडेट देते. ओके मॅडम, थँक्यू. थँक्यू सिस्टर. थँक्यू ऑल.